आज हम जानेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे दुनिया ने कभी हीरो नहीं समझा। वो कहां से आया, कैसे टूटा और कैसे बना मिसाल। ऐसी ही असली कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की गहराई को महसूस करने के लिए आपसे अनुरोध है कि कृपया हेडफोन लगाएं, अपने आसपास के शोर को भूल जाएं, एक गहरी सांस लें और अपनी आंखें बंद कर लें। आज हम जिस सफर पर चलने वाले हैं वो केवल एक सफलता की कहानी नहीं है। वो एक इंसान के टूटने, बिखरने और फिर अपनी ही राख से दोबारा खड़े होने की दास्तान है। ये कहानी इस ब्रह्मांड के सबसे कठोर नियम को साबित करती है कि सोना तप कर ही कुंदन बनता है। अक्सर हम जीवन में ना सुनने से डरते हैं। रिजेक्शन शब्द हमारे अहंकार को, हमारे दिल को छील देता है। हमें लगता है कि अगर किसी ने हमें मना कर दिया, अगर किसी ने हमें हमारी कमियां गिना दी, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। हम अपनी शक्ल आईने में देखते हैं और खुद को कोसते हैं। हम अपनी किस्मत को, अपने माँ बाप को, अपनी गरीबी को दोष देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका हर रिजेक्शन एक रीडायरेक्शन है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आज जो दरवाजे आपके मुंह पर बंद किए जा रहे हैं वो इसलिए बंद हैं क्योंकि आप उस छोटे कमरे के लायक नहीं हैं, आप महल के लायक हैं। इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें चलना होगा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से धूल भरे कस्बे बुढ़ाना में। वहां एक किसान का परिवार रहता था। घर में खाने वाले बहुत थे और कमाने वाले हाथ कम। 9 भाई बहन। एक छोटी सी जगह जहां बिजली भी मेहमान की तरह आती थी और घंटों गायब रहती थी। वहां एक लड़का था जिसका नाम था नवाजुद्दीन। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, खेत, धूल और सीमित संसाधन। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उस धूल भरी आंधी में भी बुझती नहीं थी। वो लड़का जब आईने में देखता तो उसे कोई हीरो नहीं दिखता था। उसका रंग सांवला था, कद-काठी साधारण थी, बाल रूखे थे। समाज के बनाए हुए खूबसूरती के पैमानों पर वो कहीं भी फिट नहीं बैठता था। गांव में जीवन कठिन था, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं होती। नवाज ने सोचा कि पढ़कर कुछ बन जाऊंगा। उसने विज्ञान से ग्रेजुएशन किया। उसे लगा कि डिग्री मिल गई तो शायद अब जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन डिग्री कागज का टुकड़ा होती है, किस्मत का नहीं। नौकरी की तलाश शुरू हुई। बुढ़ाना से निकलकर वो गुजरात के वडोदरा शहर पहुंचा। वहां उसे एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में नौकरी मिली, एक केमिस्ट के तौर पर। जरा उस दृश्य की कल्पना करें। तेज गर्मी, रसायनों की तीखी गंध जो नाक को जला देती थी, खतरनाक धुएं के बीच काम करना। नवाज वहां रोज घंटों काम करते। हर रोज वही मशीनें, वही जहरीली हवा। एक दिन उन्होंने खुद को उस फैक्ट्री के आईने में देखा और अपनी अंतरात्मा से पूछा, क्या मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मेरा जीवन बस इन रसायनों को मिलाते मिलाते खत्म हो जाएगा? भीतर से एक आवाज आई, नहीं, ये नहीं बहुत कीमती होती है। जिस दिन आप अपनी परिस्थितियों को नहीं कहना सीख लेते हैं, उसी दिन से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। नवाज ने वो नौकरी छोड़ दी। वो सुरक्षा, वो तनख्वाह, वो स्थिरता सब छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि पेट भरना जीवन नहीं है, आत्मा का भरना जीवन है। वो दिल्ली आ गए। राजधानी दिल्ली, उम्मीदों का शहर। लेकिन उम्मीदें पेट नहीं भरती। दिल्ली ने उनका स्वागत फूलों से नहीं, ठोकरों से किया। रहने को घर नहीं था, खाने को पैसे नहीं थे। जीवित रहने के लिए उस इंसान ने जो काम चुना वो था एक चौकीदार, वॉचमैन का काम। जरा सोचिए, एक ग्रेजुएट लड़का जिसने साइंस पढ़ी है, वो दिल्ली की एक इमारत के बाहर खाकी वर्दी पहनकर, हाथ में डंडा लेकर पूरी रात खड़ा रहता था। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। पैर अकड़ जाते थे, नींद आंखों में भरी होती थी। लोग आते जाते उसे हिकारत की नजर से देखते थे। कोई उसे सलाम नहीं करता था,
कोई उससे बात नहीं करता था। वो बस एक वर्दी था, इंसान नहीं। लेकिन यहीं पर ब्रह्मांड अपना खेल खेल रहा था। नवाज शारीरिक रूप से वहां गेट पर खड़े थे, लेकिन उनका मन कहीं और उड़ रहा था। दिल्ली में नाटक होते थे। नवाज अपनी ड्यूटी खत्म करके अपनी थकान को भूलकर नाटकों को देखने जाते। जब वो रंगमंच पर कलाकारों को अभिनय करते देखते तो उनकी सारी थकान मिट जाती। उन्हें लगा यही वो जगह है जहां मुझे होना चाहिए। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में जाने का सपना देखा। ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित अभिनय स्कूल है। वहां दाखिला लेना आसान नहीं था। पहली बार में उनका चयन नहीं हुआ, रिजेक्शन। क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने और तैयारी की और मेहनत की और आखिरकार उनका चयन हो गया। NSD में उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी। उन्हें लगा कि अब तो जीवन सेट है। मैं एक प्रशिक्षित अभिनेता हूं, अब दुनिया मेरे कदमों में होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली परीक्षा तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। ट्रेनिंग खत्म हुई और नवाज ने रुख किया सपनों की नगरी मुंबई का। साल था 1996। मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं और जो किसी को सोने भी नहीं देता। नवाज जब मुंबई पहुंचे तो उनके पास कुछ नहीं था, न घर, न पैसा, न कोई गॉडफादर। उन्होंने सोचा था कि NSD का डिप्लोमा दिखाऊंगा और काम मिल जाएगा। लेकिन मुंबई को डिप्लोमा नहीं, चेहरा चाहिए था। वो जिस भी ऑफिस में जाते, जिस भी प्रोड्यूसर का दरवाजा खटखटाते, रिसेप्शनिस्ट उन्हें ऊपर से नीचे तक देखती और कहती, तुम एक्टर बनने आए हो? अपनी शक्ल देखिए। ये शब्द, अपनी शक्ल देखिए, ये किसी गाली से कम नहीं थे। ये सीधा आत्मा पर वार करते थे। नवाज को बताया गया कि हीरो तो छोड़ो, तुम तो विलन भी नहीं लग सकते। तुम तो गरीब दिखते हो, तुम तो मजदूर दिखते हो। उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। खाने के लाले पर्दे। नवाज के पास किराया देने के पैसे नहीं थे। वो अपने NSD के कुछ सीनियर्स के साथ रहने लगे। एक छोटा सा कमरा, उसमें 4-5 लोग। रहने के बदले में नवाज ने कहा, मेरे पास किराया नहीं है, लेकिन मैं तुम सबके लिए खाना बनाऊंगा, कपड़े धोऊंगा, सफाई करूंगा। बस मुझे यहाँ रहने दो। एक प्रशिक्षित अभिनेता, एक कलाकार, अब दूसरों के घरों में रसोइया और सफाई कर्मी बनकर रह गया था। वो सुबह उठता, सबके लिए खाना बनाता और फिर अपनी फाइल लेकर चिलचिलाती धूप में ऑडिशन देने निकल जाता। ऑडिशन लाइनों में खड़े रहना, घंटों इंतजार करना और अंत में बिना ऑडिशन दिए ही भगा दिया जाना। हाइट कम है, रंग काला है, पर्सनालिटी नहीं है। कभी कभी तो उन्हें वॉचमैन स्टूडियो के अंदर भी नहीं घुसने देते थे। उन्हें लगता था कि ये कोई काम मांगने आया मजदूर है। नवाज कहते, मैं आर्टिस्ट हूं। वॉचमैन हंसते, तू और आर्टिस्ट, चल भाग यहां से। कभी कभी ऐसा होता था कि जेब में 1 रुपया नहीं होता था। नवाज ने कई रातें सिर्फ पानी पीकर गुजारी। कभी कभी दोस्तों से उधार मांगकर वड़ा पाव खाया, कभी पार्ले जी बिस्किट खाकर दिन निकाला। मुंबई की वो भीड़, वो लोकल ट्रेन के धक्के, वो पसीने की बदबू और उस भीड़ में अपनी पहचान खोता हुआ एक इंसान। 1999 में उन्हें एक छोटी सी फिल्म में काम मिला, सरफरोश, आमिर खान की फिल्म। रोल क्या था? एक अपराधी का जिसे पुलिस पकड़कर लाती है और 2 थप्पड़ मारती है। चंद सेकंड का रोल। नवाज ने सोचा शायद अब नोटिस किया जाऊंगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर फिल्म शूल मिली। रोल एक वेटर का जो सिर्फ ऑर्डर लेता है। फिर फिल्म मुन्ना भाई MBBS मिली। रोल एक जेब कतरे का जिसे भीड़ पीटती है। जरा उस अभिनेता के दर्द को महसूस करें, जिसके अंदर ज्वालामुखी भरा है, जो शेक्सपियर और मंटो को जानता है, जो भावनाओं के सागर को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उसे क्या मिल रहा है? चोर का रोल,
वेटर का रोल, भीड़ का हिस्सा। वो सेट पर जाते, घंटों इंतजार करते, एक लाइन बोलते और वापस आ जाते। कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं था। कभी कभी तो स्पॉट बॉय भी उन्हें पानी देना भूल जाते थे। साल बीतते गए। 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। 7 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। 10 साल हो गए। जरा सोचिए, 10 साल, एक दशक, जवानी के सबसे कीमती साल, जब उनके साथ के लोग शादियां कर रहे थे, घर खरीद रहे थे, गाड़ियां ले रहे थे। नवाज उसी चौल में, उसी किराए के मकान में, उसी गरीबी में जी रहे थे। उनके घर वाले, उनके गांव के लोग उनसे कहते, वापस आ जा, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? मुंबई तेरे लिए नहीं है, खेती कर ले, दुकान खोल ले। नवाज जब भी फोन पर माँ से बात करते तो उनकी आवाज भर आती। वो टूट रहे थे। उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि शायद दुनिया सही कह रही है, शायद मैं सच में किसी लायक नहीं हूं, शायद मैंने गलत सपना देख लिया। अवसाद ने उन्हें घेर लिया था। वो कई बार घंटों शून्यता में घूरते रहते। मन करता कि सब छोड़ दूं, भाग जाऊं, मर जाऊं। लेकिन ऐसे ही एक कमजोर पल में, जब वो पूरी तरह हार मानने वाले थे, उन्होंने अपनी माँ से बात की। उन्होंने माँ से कहा, माँ, बहुत साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा, सब लोग आगे निकल गए, मैं वहीं खड़ा हूं, थक गया हूं मैं। उस वक्त उनकी अनपढ़ गांव में रहने वाली माँ ने एक ऐसी बात कही जिसने ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को नवाज के पक्ष में मोड़ दिया। माँ ने कहा, बेटा, कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, तू तो फिर भी इंसान है, तेरा दिन भी आएगा, बस तू अपनी जगह मत छोड़ना, टिका रहे। कचरे की भी जगह बदलती है। ये वाक्य नवाज के दिल में तीर की तरह लगा। उन्होंने सोचा, अगर मैंने 10 साल दिए हैं तो मैं 5 साल और दूंगा, लेकिन मैं हार कर वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपनी राख से ही सही, लेकिन उठूंगा। उन्होंने खुद को और मांझा। उन्होंने छोटे छोटे रोल करने भी बंद नहीं किए। वो हर छोटे रोल में अपनी जान डाल देते थे, चाहे वो एक भिखारी का रोल हो या एक मुखबिर का। वो ऐसे एक्टिंग करते जैसे ये उनकी आखिरी फिल्म हो। ब्रह्मांड देख रहा था। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी अंधा नहीं होता। वो आपकी जिद, आपके पसीने और आपके सब्र का हिसाब रखता है। जब घड़ा भरता है तो वो छलकने के लिए मजबूर हो जाता है। साल 2007 आया। एक फिल्म बन रही थी, ब्लैक फ्राइडे। डायरेक्टर थे अनुराग कश्यप। अनुराग की नजर इस दुबले पतले आदमी पर पड़ी। उन्होंने नवाज की आंखों में वो भूख देखी जो किसी और में नहीं थी। उन्होंने नवाज को एक बड़ा मौका दिया। फिल्म रिलीज हुई। लोगों ने पहली बार पूछा, यह आदमी कौन है? लेकिन अभी भी स्टारडम दूर था, संघर्ष अभी भी था, लेकिन अब उम्मीद की किरण दिख रही थी। नवाज चलते रहे। 2008, 2009, 2010 और फिर आया साल 2012। नवाज के मुंबई आने के ठीक 12 से 13 साल बाद फिल्म रिलीज हुई, गैंग्स ऑफ वासेपुर। और एक धमाका हुआ। वो लड़का जिसे लोगों ने कहा था कि तुम वेटर लगोगे, तुम चोर लगोगे, वो स्क्रीन पर फैजल खान बनकर आया और उसने ऐसा जादू किया कि पूरा हिंदुस्तान देखता रह गया। सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, यह नवाज का उन तमाम सालों का जवाब था जिन्होंने उसे नकारा था। यह बदला था उस गरीबी से, उस अपमान से, उस भूख से, उन लोगों से जिन्होंने कहा था अपनी शक्ल देखी है। 2012 में नवाज की एक नहीं 4 फिल्में आईं, कहानी, तलाश, गैंग्स ऑफ वासेपुर। और हर फिल्म में उन्होंने साबित कर दिया कि अभिनय शक्ल से नहीं, रूह से होता है। जिस आदमी के पास खाने के पैसे नहीं थे, आज उसके पास फिल्मों की लाइन लग गई। जो डायरेक्टर्स उसे ऑफिस के बाहर से भगा देते थे, आज वे उसके अपॉइंटमेंट का इंतजार करने लगे। और फिर वो दिन आया जिसे हम पोएटिक जस्टिस कहते हैं।
कैन्स फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मंच, जहां हॉलीवुड और दुनिया भर के सबसे बड़े सितारे रेड कारपेट पर चलते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वहां आमंत्रित किया गया। जरा उस तस्वीर को अपनी आंखों में उतारिए। वही लड़का जो बुढ़ाना की धूल में खेलता था, वही लड़का जो वडोदरा की फैक्ट्री में धुआं फांकता था, वही लड़का जो दिल्ली में वॉचमैन बनकर रात भर जागता था, वही लड़का जो मुंबई में एक वक्त का खाना खाने को तरसता था, आज वो फ्रांस में है। उसने एक सूट पहना है, वो रेड कारपेट पर चल रहा है। दुनिया भर के कैमरे उसकी तरफ हैं, फ्लैश चमक रहे हैं, लोग उसका नाम पुकार रहे हैं। उस पल नवाज ने आसमान की तरफ देखा होगा और मुस्कुराए होंगे। उन्हें अपनी माँ की बात याद आई होगी, तेरा दिन भी आएगा। दिन नहीं आया था, नवाज का दौर आया था। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने वो सूट सिलवाया था क्योंकि मेरे पास एक भी ढंग का सूट नहीं था। जब मैं वहां रेड कारपेट पर चला तो मुझे लगा कि मैं नहीं चल रहा, मेरे साथ मेरे वो 12 साल चल रहे हैं, मेरा वो हर अपमान चल रहा है, मेरा वो हर रिजेक्शन चल रहा है। मेरे दोस्त, नवाजुद्दीन की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जिद का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड आपको तराश रहा है, वो आपको नवाज बना रहा है। जिस दिन आप टूटने की कगार पर हों, जिस दिन आपको लगे कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, बस उसी दिन, उसी पल खुद को याद दिलाना, मैं यहां हार मानकर वापस जाने के लिए नहीं आया हूं। हो सकता है आपको 12 साल लगे, हो सकता है आपको 5 साल लगे, लेकिन अगर आप मैदान छोड़कर नहीं भागे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आपकी शक्ल, आपकी जेब, आपकी अंग्रेजी, आपकी डिग्री, ये सब मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस ये कि आप अपने सपने के लिए कितना दर्द सहने को तैयार हैं। क्या आप भूखे रह सकते हैं? क्या आप अपमान सह सकते हैं? क्या आप अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो विश्वास मानिए, आपकी गैंग्स ऑफ वासेपुर भी रिलीज होगी, आपका रेड कारपेट भी बिछाया जाएगा, और वो दुनिया जो आज आप पर हंस रही है कल आपके लिए तालियां बजाएगी। अपने भीतर के फैजल खान को जगाइए, क्योंकि कचरे की जगह बदल सकती है। आप तो फिर भी एक जीती जागती असीम संभावनाओं से भरी रूह हैं। हर कहानी हमें एक बात सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल दूर नहीं होती। अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक मेहनत जारी रखिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए।